Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will start with our very interesting topic, that is the Delhi Sultanate 12th to 15th century. सेल्फ सर्वे हमें क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है राजिया को प्रेजेंट डे वुमेन पॉलिटिकल लीडर के साथ, और कोई भी 3 लाइन जो है वो आपको इसमें लिखनी है. लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. अल बिरूनी जो थे, जब हमने डिस्क्राइब किया था कि उन्होंने जो है मोहम्मद गजनी जो है वो रेड मार रहे थे, ठीक है, उस टाइम में नियर बाई टाउन्स में जैसे मथुरा, कन्नौज, बट मेक्स नो मेंशन ऑफ दिल्ली. बट उन्होंने दिल्ली का कोई मेंशन नहीं किया था. दिल्ली जो है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी थी, ना कि सिर्फ 12th सेंचुरी में भी, जबकि जो राजपूत रूलर्स थे उस टाइम पे भी, दैट इज नोन एज दिल्ली का. अर्लीस्ट रेफरेंस टू दिल्ली अकर्स इन एन इंस्क्रिप्शन. जो अर्लीस्ट जो हमारी रेफरेंस है दिल्ली की, वो हमारी जो है इंस्क्रिप्शंस में भी है ऑन द फेमस आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार. जो दिल्ली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी इनटू द कैपिटल, और उसके बाद जो है वास्ट टेरिटरीज जो है वो कंट्रोल पाना चाहती थी ड्यू टू द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. अब जो सुल्तान जो थे दिल्ली के, उन्होंने बहुत सारे सिटीज़ जो हैं उस एरिया में बनाई, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दिल्ली. नाउ जो रूल था दिल्ली सल्तनत का, वो 5 जो पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स, जो हिस्ट्री है वो हमारी, उसको हमने रिटर्न फॉर्म में भी लिखा है, उसे हम तारीख बोलते हैं. तारीख जो है वो दिल्ली सल्तनत की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है. ये पर्शियन लैंग्वेज में भी है, जो हमारी क्या लैंग्वेज है, जो दिल्ली सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी. ये जो तारीख है ये हमारी जो है, ये कुछ जो लर्नड मैन है उन्होंने लिखी थी, और इसमें सिर्फ इवेंट्स रिकॉर्ड नहीं है, इसमें जो उस टाइम के जो गवर्नेंस, जो रूल्स थे, जो सुल्तान थे जिन्होंने रूल किया, उन सब चीज़ों के बारे में भी है. और ये डायनेस्टी में 5 पीढ़ी क्या थे? स्लेव, खलजीज, तुगलक, सईद एंड लोधीस. हावेवर आपको ये बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना होगा कि जब हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है वो हमारा बेसिस था कंटेम्प्रेरी सोर्सेज का. एक इंडिविजुअल जो है जब वो कोई भी राइटिंग करता है, कोई भी कंटेम्प्रेरी रूलर जो है लिखता है, तो वो अपने खुद के डिसीजंस लेता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. फर्दर उसके बाद हमने बहुत सारे मैटर्स के साथ डील किया है जो सिर्फ जनरल पब्लिक में ही कंसर्न नहीं है. These authors wrote histories for Sultan in the hope of rich rewards and were court historians sponsored by the Sultan. द डायनेस्टीज दैट रूल्ड. अब क्या बोलेंगे बच्चों कि जो डायनेस्टीज जिन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1206 टू 1526 सेंचुरी, वो हमारा पीरियड था दिल्ली सल्तनत का. उसमें इन 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था जो हमने अभी अभी आपको बताया है. नाउ टर्किश रूल इन इंडिया. इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे कि इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट थे, कोइंस जो डिफरेंट रूलर्स जो है जो इशू करते थे उस टाइम पे, लिटरेसी सोर्सेज या फिर जो सल्तनत आर्ट या कल्चर थे. अब जो टर्किश रूल की बिगिनिंग थी वो हमारी क्या थी? वो हमारी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इवेंट था. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने डिफीट किया था पृथ्वीराज चौहान को इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन. अब उनकी विक्ट्री के बाद गौरी जो है वो इंडिया छोड़कर दोबारा से अपने घर चला गया था, ठीक है. अब उसके बाद जो है सून जो है दे वर किल्ड बाय द बैंड ऑफ खोखर रिबेल्स ने, उन्होंने जो है उन्हें मार दिया. फिर उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, जो उनके ट्रस्टी स्लेव थे, उन्होंने स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन ली, और उसके बाद वो जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट सुल्तान बने थे दिल्ली के इन 1206 सेंचुरी. और इसको हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं. ममलूक का अरेबिक वर्ड होता है स्लेव. द ममलूक और द स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210 सेंचुरी. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो टर्किश स्लेव थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गौरी की इंडिया में इस एक्सपेंशन प्लान को लेके. ऐबक ने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया. उनके सक्सेसर जो थे उनको बोलते थे मलूक, मीन्स स्लेव या फिर स्लेव का बेटा. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंटरनल रिवॉर्ड्स किए, जैसे कि एक्सटर्नल इन्वेडर्स को चेक करना, लाइक मंगोल्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. उसके बाद उन्होंने जो है कुतुब मीनार का जो है कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट किया था, और बहुत सारे और भी जो मॉस्क हैं वो दिल्ली और आगरा में बनवाए थे. वाइल प्लेइंग हॉर्स फोलो, वो हॉर्स बैग से गिरते वक्त उनकी डेथ हो गई. नेक्स्ट है शमशुद्दीन इल्तुमिश. इन्होंने 1210 से 1236 सेंचुरी तक किया था. अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे इल्तुमिश. इल्तुमिश जो थे उन्होंने बहुत सारे रिवोल्ट्स को फेस किया था, जिसमें कि एक रिवोल्ट था कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का भी. बट उन्होंने इन सभी रिवोल्ट्स को क्रश करके इस पावर को स्ट्रेंथन कर लिया और एम्पायर पे रूल किया. उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंडिशन अगेंस्ट द रिबेलिंग राजपूत जो थे ग्वालियर्स के, रणथंभौर, उज्जैन, इन सब से भी जो है उन्होंने क्या किया था? एक्सपेडिशंस अगेंस्ट थे. अब रूलर्स जो थे राजपूत क्लैन के, उज्जैन और रणथंभौर के, उनको इन्होंने डिफीट किया था. वहाँ पर भी इन्होंने जो है ग्वालियर, अजमेर और बयाना में भी जो है इन्होंने कंट्रोल पा लिया था, शासन किया था.
इल्तुतमिश ने फिर उसके बाद अपने जो रिवोल्ट्स है वो सप्रेस किए थे बंगाल और बिहार में एंड देन एनेक्सम। उसके बाद इन्होंने जो है लाहौर में ऑक्यूपाई किया आफ्टर डिफीटिंग कबाचा। उसके बाद इन्होंने जो है प्रोटेक्ट किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स ऑफ सुल्तान अगेंस्ट पॉसिबल इन्वेजन फ्रॉम गेंगिस खान और चंगेज खान एंड द मंगोल्स। उसके बाद उन्होंने जो है कुतुब मीनार की जो है कंस्ट्रक्शन है उसको कंप्लीट किया था, जो कि उनके एक प्रीडिसर ने स्टार्ट की थी। और इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने एक 40 नोबल्स का जो ग्रुप है वो ऑर्गेनाइज किया था, जिसको हम चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे और उन्हें उनमें से कोई भी वर्दी नहीं लगता था, इसलिए जो उनकी बेटी थी रजिया सुल्तान, उन्होंने उसे जो है दिल्ली का सुल्तान बनाया था। उनका जो डिसीजन था वो बहुत सारे उनके कंजर्वेटिव नोबल्स को जो है पसंद नहीं आया, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था। अब इल्तुतमिश के डेथ के बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे वो इल्तुतमिश के एक बेटे में से एक थे ऑन द थ्रोन, एंड उनमें जो है कोई भी किंग वाली क्वालिटीज़ नहीं थी, तो इसलिए उसने जो है एम्पायर को नेग्लेक्ट कर दिया एंड द नोबल्स रिलेक्टेंटली उन्हें जो है रजिया को जो है वो सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जो है सुल्तान बनाना पड़ा। तो यू नो इल्तुतमिश ने जो है वो तारीख और जटल को पहली बार इशू किया था। तारीख जो है वो सिल्वर कॉइन है एंड जटल जो है वो क्या है, एक कॉपर कॉइन है। नाउ रजिया सुल्तान 1236 टू 39th सेंचुरी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये पहली मुस्लिम वुमेन रूलर थी दिल्ली की। अब रेफरिंग टू हर जो मिंसानुर शिरासा जो क्रॉनिकल पीरियड का, वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही ग्रेट मोनार्क थी, वो बहुत वाइज थी, वो जस्टिस करती थी और वो एक प्रोटेक्टर भी थी अपने सब्जेक्ट्स में। बट ऑन द बोर्न ऑफ रॉन्ग रजिया सुल्तान जेंडर, लेकिन वो जो है मतलब एज अ गर्ल पैदा हुई थी। रजिया सुल्तान का जेंडर इन द एस्टिमेशन ऑफ मैन, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग, मैन के अकॉर्डिंग कि उसके जितने भी वर्चू थे वो सारे के सारे वर्थलेस थे ना। उन्होंने क्या किया, अपोजिंग द जेंडर बायस और जो ये कल्चरल जो ये ऑर्थोडॉक्स चलता आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेल अटायर जो है वो पहनने स्टार्ट कर दिया और पब्लिक में बिना किसी वेल के जाने लगी थी। उन्होंने लो एस्टेब्लिश किया, ऑर्डर एस्टेब्लिश किए पूरे एम्पायर में। उनका जो ये रूल था ये पावर स्ट्रगल था बिटवीन द सुल्तान एंड द चहलगानी। नोबेलिटी जो है उन्होंने अपोज किया इनके रूल को और डिसअप्रूव कर दिया टू द हाई पोजीशन एज सी ग्रांटेड टू इथोपियन स्लेव याकूट। इवेंचुअली उन्होंने रिवोल्ट किया इसके अगेंस्ट और जो है कॉन्स्पिरेसी बाय द नोबल जो है रजिया सुल्तान को मार दिया गया एज शी वॉज ऑन हर वे टू रिक्लेम हर एम्पायर, क्योंकि वो जो है उनके एम्पायर बनने के रास्ते में आ रही थी, इसलिए उन्होंने नोबल्स के साथ मिलकर इन्हें मार दिया। नाउ नसीरुद्दीन मोहम्मद एंड गियासुद्दीन बलबन। रजिया जो थी वो अपने भाई से सक्सीड हो गई थी नसीरुद्दीन मोहम्मद से, जिसकी डेथ हो गई 1266 में। उसके बाद घसियाउद्दीन जो है उन्होंने सक्सीड किया, वो प्राइम मिनिस्टर थे और फॉर्मल मेंबर थे किसके, चहलगानी के। आफ्टर असेप्टिंग द थ्रोन बलबन ने क्या किया, अपोजिशन फेस की फ्रॉम द तुर्किश चीफ, जो कि जो है चॉइस चाहते टू ऑक्यूपाई द थ्रोन। अब इन सभी व्यूज़ को सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया अपनी पावर को और अथॉरिटीज़ को अपने ही हाथ में ले लिया। उनकी जो पॉलिसी थी उस पॉलिसी का नाम था पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की फाउंडेशन को ले किया था और he assert the need for noble origin and prestige of the monarchy. Balban is also credited with having establishment and efficient spy system. क्या बोला गया है, उन्होंने जो है एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम भी रखा था कि वो जो है उनको इन्फॉर्म करके रखे कि क्या हो रहा है, क्या उनके साथ जो लोग हैं वो लॉयल्टी कर रहे हैं, उनके साथ कोई गद्दारी तो नहीं कर रहा है। जो गंगा यमुना डोप थे उन्होंने सारे रोबर्स को क्लियर कर दिया था वहाँ से। जो मेवातीस थे जो ऑफली कभी कभी जो है दिल्ली में आते थे, सप्रेस करते थे रूथलेसली, वो सब भी हट गया था। उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी ना हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में। एंड ड्यूरिंग हिज एम्पायर उन्होंने क्या किया, जो पावरफुल ग्रुप था जो चहलगानी का नोबल्स का, वो कम्प्लीटली जो है वो टूट चुका था। इन ऑल बलबन जो है उसे क्या किया, उसे दिल्ली सल्तनत की जो है उसको स्ट्रेंथन किया एंड पर्टिकुलरली इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन सो दैट इट पेव्स द वे फॉर इट्स एक्सपेंशन। नाउ द खलजी डायनेस्टी 1219 टू 1320 सेंचुरी में खलजी डायनेस्टी आई थी। गियासुद्दीन बलबन जो थे वो 1287 सेंचुरी में मर गए। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे वो इतने वीक थे और वो कम्पीट नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनकी लेगेसी नहीं चल पाई। अब 1290 सेंचुरी में एक नोबल था जिनका नाम था जलालुद्दीन खलजी। उन्होंने जो है बलबन के ग्रैंडसन को मार दिया और खैबुद को, और उन्होंने जो है खलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। ये टर्किश रूल का एंड था और उसके बाद जो नॉन टर्किश ओरिजिन मैन थे उनको हम खलजी रेवोल्यूशन कहते हैं।
जलालुद्दीन खलजी 1290 टू 1296 AD। जलालुद्दीन जो थे वो बहुत ही बूढ़े थे, मतलब ही वॉज वेरी ओल्ड व्हेन जब उन्हें जो है वो शासन मिला था। वो स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, इस वजह से उन्होंने एक लीनियंट पॉलिसी जो है अडॉप्ट की थी टुवर्ड्स द मंगोल। और उन्हें उलुग खान की बेटी से जो है वन ऑफ हिज डॉटर्स ही मैरिड एंड विच वॉज द लीडर ऑफ द मंगोल्स। और जलालुद्दीन जो थे वो ऑलरेडी 70 साल के हो चुके थे। सो 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी जो उनके नेफ्यू थे या सन इन लॉ थे, उन्होंने मर्डर किया और उनसे जो है थ्रोन जो है वो छीन लिया, शासन करने लगे। अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपैंड किया और कंसोलिडेट किया खिलजी डायनेस्टी को। वो पूरे वर्ल्ड में कॉन्क्वायर करना चाहते थे और खुद को सेकंड अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर ई सैनी जो है के नाम से जाने जाते हैं। वो सबसे ज़्यादा किससे जाने जाते हैं? टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवगिरी एंड द्वारा समुद्र। उन्होंने जो है मंगोल के मेस को टैकल किया और जो है स्ट्रेंथन किया अपने फोर्स को और फ्रंटियर्स को। उन्होंने टैक्सेस को मेजर किया ताकि उससे कोई रिबेल ना हो, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंटरमिक्सिंग नोबल्स की। उन्होंने जो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वो उन्होंने किस बेसिस पे लेते थे? वो लैंड और अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल के बेसिस पे वो लेते थे। उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया मार्केट कंट्रोल का विद फिक्स्ड प्राइसेस फॉर वेरियस कमोडिटीज़। सेपरेट मार्केट जो थे वो एस्टेब्लिश होने लगे अंडर मार्केट सुपरिटेंडेंट्स और शाहनास। और वहाँ पे 3 मेन मार्केट होती थी, एक फूड ग्रेन के लिए, एक कॉस्टली क्लॉथ के लिए और एक स्लेव्स के लिए, हॉर्सेस के लिए और कैटल्स के लिए। और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिर्फ उन्हें दी जाती थी जो चीट करते थे या रूल्स को वायलेट करते थे। उन्होंने जो है आर्मी में हुलिया को इंट्रोड्यूस किया, जो कि एक डिस्क्रिप्शन है कि हर सोल्जर का जो है रिकॉर्ड होता था उसमें। द कैवलरी यूज्ड फॉर ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स विद द रॉयल इंसिग्निया। उन्होंने जो है एक इफेक्टिव स्पाई सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था। एंड अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट, मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई उसके बाद वो सक्सेशन जो है वो टूट गया। अब 1320 में जो पावर्स है वो गई खिसाउद्दीन गियासुद्दीन तुगलक के हाथ में, जो कि फाउंडर थे किसके? तुगलक डायनेस्टी के। अब देवगिरी जो है द काकत्याज ऑफ वरांगल, द होलियाज ऑफ एंड द पांड्याज ऑफ मदुरी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया द ओवरलॉर्डशिप ऑफ अलाउद्दीन। और दिल्ली में जो है उन्होंने फेमस अलाई दरवाज़ा बनाया था और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स टू कम्पनरेट हिज डेकन कॉन्क्वेस्ट। क्या बोलेंगे कि अपने डेकन कॉन्क्वेस्ट को करने के लिए उन्होंने जो है एक फेमस अलाई दरवाज़ा वहाँ पे बनवाया था। एक मोरक्कन ट्रैवलर थे इब्न बतूता, उन्होंने जो है वो विजिट किया इंडियन सबकॉन्टिनेंट को बहुत बार और वो कहते थे कि जो अलाउद्दीन है उसने रूल किया है एंटायर कंट्री को फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ द तुगलक डायनेस्टी अ केस स्टडी। हम गियासुद्दीन तुगलक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, हमें पता है कि वो कब मर गए थे? वो 1316 सेंचुरी में वो मर गए थे। उनकी डेथ के बाद एक छोटे से पीरियड के लिए जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया था। फिर 1320 में जो लास्ट खिलजी रूलर थे खुसरो, उनको खुसरो खान को मार दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद से जो है गियासुद्दीन तुगलक ने एक नई डायनेस्टी का जो है वो फाउंडेशन लेकी थी, दैट इज़ द तुगलक डायनेस्टी। और हमें माना जाता है कि जो स्टेट है वो बोलते थे कि स्टेट जो है वो पीपल के सपोर्ट से जो है वो बनती है। और उन्होंने बहुत सारे जो है वर्क किए थे फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और उन्होंने तुगलक का बाद फोर्ट भी बनवाया था दिल्ली में। और उसके बाद जो है 1324 सेंचुरी में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके बाद जो है जुआना खान ने जो है ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन हु अज्यूम्ड हिज नेम मोहम्मद बिन तुगलक आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया था। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर थे, एक ग्रेट पैटर्न थे ऑफ आर्ट एंड लर्निंग के। उनमें बहुत सारा नॉलेज था बहुत सारी फील्ड्स को लेके, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, पोइट्री, फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स। वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे और वो कभी भी पीपल्स में लोगों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे रिलीजन के बेसिस पे। नाउ रिफॉर्म्स बाय मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत सारे रिफॉर्म्स जो थे वो लाए गए बाय मोहम्मद बिन तुगलक। उनके बारे में पढ़ते हैं, कुछ फेवरेबल थे कुछ डिजास्टर्स थे। जैसे उलेमाज या फिर जो स्कॉलर्स हैं वो पोजेस करते हैं नॉलेज मुस्लिम लोगों का। अर्लियर ये पहले इन्फ्लुएंस था ओवर द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी एंड एंजॉयड मैनी प्रिविलेजेस। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी उन द प्रिविलेजेस और वो क्वेश्चन करने लगे थे इन सारे बिलीव्स को, जिसकी वजह से लोग जो है उनसे गुस्सा होते थे। गंगा यमुना डोप था वो जो बहुत फर्टाइल था और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता, तो सुल्तान ने क्या किया उसके लैंड को रेज कर दिया, टैक्सेस को रेज कर दिया फॉर मोर रेवेन्यू। बट अनफॉर्चुनेटली इनसे कोइंसिडेंस जो है वो भी रेज होने लगा विद सीवियर फेमाइन, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पेजेंट्स थे उन्होंने अपने लैंड को अबंडन कर दिया और वो कहीं और चले गए और कुछ ने जो है वो रिवोल्ट कर दिया। तो ऑर्डर ऑफ रेज टैक्सेस जो है वो फाइनली हट गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो शिफ्ट किया कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी कर दिया जाए।
अब उन्होंने ऑर्डर शिफ्ट किया रॉयल कोर्ट एज वेल एज द पीपल ऑफ दिल्ली, बट डिसीजन जो था वो इम्प्रैक्टिकल था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। इस वजह से जो है नॉर्थ एंड वेस्ट बॉर्डर के जो एम्पायर थे उन्होंने जो है अटैक कर दिया फ्रॉम द मंगोल्स। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो है मिस्टेक रियलाइज़ हो गई और उसके बाद उन्होंने जो बॉर्डर्स है वो दोबारा से रीशिफ्ट कर दिए कि हमें जो है दिल्ली को ही अपनी कैपिटल रखना चाहिए। अनदर सेटबैक फॉर मोहम्मद बिन तुगलक वॉज जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक टोकन करेंसी। अब इसमें क्या हुआ, एक शॉर्टेज होने लगी सिल्वर की किंगडम में। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सुल्तान ने क्या किया, ब्रोंज और कॉपर कॉइंस जो है एज अ टोकन करेंसी इशू कर दिए इन 1329। अब ये जो कॉइन थे ये मिंटेड होते थे और ये इक्वल होते थे एज कम्पेयर टू द सिल्वर कॉइन और इनको बोलते थे टंकास। अब जो डिज़ाइन था वो बहुत सिंपल था और बहुत ईजी था, ऑर्डिनरी क्राफ्ट जो पर्सन थे वो आराम से कॉपी कर लेते थे। तो लोगों ने क्या किया, अब डिफ़िकल्ट होने लगा उनके लिए ये डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा जो रॉयल है और कौन सा वाली फेक कॉइन है। फिर मनी की जो है वैल्यू जो है वो लॉस्ट होने लगी ओवरसीज ट्रेडिंग की वजह से। फिर उसके बाद लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया उन कॉइन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो 3 साल के बाद ही सुल्तान को ये मिस्टेक अपनी रियलाइज़ हुई और उन्होंने इस कॉइन्स को जो है वो विदड्रॉ कर दिया था एंड प्रॉमिस किया कि वो इन ब्रॉन्ज कॉइन्स की जगह दोबारा से सिल्वर कॉइन्स को जो है एक्सचेंज कर देंगे। उसके बाद उनकी जो ट्रेजरी थी उसमें फेक कॉइन्स इतने ज़्यादा भर गए एंड दे एक्सचेंज दैम विद द रियल सिल्वर कॉइन्स। सून जो ट्रेजर था वो भी ख़त्म हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी मिस्टेक्स की लेकिन उनके एम्बिशंस और जो इनप्रैक्टिकल प्लान थे उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे। लोगों ने उन पे से अपना फेथ खो दिया था। एज अ रिजल्ट रिवोल्ट होने लगे, रिबेलियन होने लगे डिफरेंट पार्ट ऑफ जो एम्पायर थे लाइक गुजरात, बंगाल, बंगाल। और थोड़े ही टाइम के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने अपना शासन जो है वो खो दिया था एंड रीजनल किंगडम सच एज विजयनगर, बहामत केम अप इन साउथ इंडिया एंड डेक्कन रिस्पेक्टिव। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सक्सीडेड बाय हिज कजन फिरोज तुगलक विच वॉज नॉमिनेटेड बाय द उलेमास एंड नोबल्स की नोबल्स और उलेमास ने जो है फिरोज तुगलक को नॉमिनेट किया था और उनका टेम्परामेंट में कमी थी और वो एक स्ट्रॉन्ग रूलर का करेज रखते थे। सो दे ट्राई टू पेसिफाई द उलेमास बाय अडॉप्टिंग पॉपुलिस्ट पॉलिसीज कि उन्होंने इन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था कि वो इम्पोज करेंगे टेक्स्ट पे जो नॉन मुस्लिम होंगे कोल्ड जजिया पे टैक्स इम्पोज करेंगे। उन्होंने नोबल के जो सन थे टू सक्सीड हिज फादर्स पोजीशन एंड जागीर आफ्टर द लेटर डेथ कि अगर मान लीजिए कोई नोबल का बेटा है तो उसकी जो है द सेम वो वही उसको हम ही आर्मी में लगा देंगे। दिस प्रूव्ड डेरिमेंटल टू द सल्तनत। फिरोज तुगलक अंडरटुक न्यूमरस मेजर्स फॉर द वेलबिंग की फिरोज तुगलक जो है उन्होंने जो है लोगों के कॉमन लोगों के वेलफेयर के लिए उनकी वेलबिंग के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स ताकि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। उसके अलावा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया सराइज और मदरासाज। फिरोज सक्सेसर जो थे वो बहुत ही इनकम्पिटेंट थे, इस वजह से ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद जो तैमूर था उसने इंडिया को इन्वेड कर दिया इन 1398 सेंचुरी एंड उन्होंने बहुत सारे टाउन्स और सिटीज़ को प्लंडर कर दिया और तुगलक का जो रूल था वो 1414 सेंचुरी तक ही चला था। नेक्स्ट इज द सैयद डायनेस्टी। जब तैमूर जो है वो दिल्ली छोड़कर चला गया उसके बाद खजीर खान को एज अ वाइसरॉय अपॉइंट किया गया। खजीर खान ने जो है वो एस्टेब्लिश किया सैयद डायनेस्टी को एंड उसके बाद उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली को टुक ओवर कर लिया इन 1414। उसके बाद जो उन्होंने के बेटे थे मुबारक शाह इन 1421 ही वो सक्सीडेड बाय द सन। उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें एक डिटेल अकाउंट है कि मुबारक शाह ने जब शासन किया था तो उसके बारे में क्या क्या था एंड देन ही वो सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह। ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन एंड वो हमारे क्या थे लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी थे अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट इज द लोधी डायनेस्टी और द डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत। अब क्या आती है, अब हमारे यहाँ पे लोधी डायनेस्टी जो कि क्या थी, एक सल्तनत की डिक्लाइन थी। लोधी डायनेस्टी में ग्रेट अचीवमेंट्स थे जो तुगलक और सैयद्स में नहीं थे। हावेवर उनकी हिस्ट्री फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थी अब तक भी, लेकिन जो भी रूलर्स थे वो सारे टर्किश ओरिजिन के थे। अब लोधीज जो थे वो सारे क्या थे, अफगान से। आलम शाह जो थे वो लास्ट सैयद रूलर थे एंड वॉलंटरली एब्डिक्टेड थ्रोन इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी। बहलोल लोधी हमारे लोधी के पहले रूलर थे। उन्होंने कंसोलिडेट किया फ्रेगमेंटेड सल्तनत। उन्होंने सारे रिबेलियस गवर्नर्स और जो लॉयल अफगान नोबल्स थे उनको अपॉइंट किया एज गवर्नर्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस। अब उनकी डेथ के टाइम पे जो सल्तनत थी वो स्ट्रेच हो गई पंजाब से बिहार तक। सिकंदर लोधी बहुत ही पावरफुल लोधी रूलर थे और वो बहलूल के बेटे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सटेंड किया जौनपुर और बिहार में एंड उन्होंने एक ट्रीटी साइन की विद द जो हमारे बंगाल के रूलर थे उनके साथ। उन्होंने बहुत सारे इनिशिएट किए थे वेलफेयर मेजर्स जैसे कि एग्रीकल्चर इम्प्रूव किया, एफर्ट्स जो थे वो हमारे उनके प्राइसेस जो थे एसेंशियल कम्युनिटीज़ के वो कम कर दिए। उन्होंने जो आगरा की सिटी है उसे क्या बना दिया एंड मेड हिज कैपिटल।
इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी क्या थे? इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी, जो अफगान के जो नोबल्स उन्होंने उनके अगेंस्ट रेबेल कर दिया, जिसकी वजह से उनको डिफीट कर दिया गया। अब उन सारे रिवोल्ट्स से हटने के लिए जो फ्यूचर इब्राहिम लोदी थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स को, जो बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में डील करते थे विद द यंगर मैन। नाउ ये जो नोबल्स थे इन्होंने कंस्पायर किया बाबर के साथ और ओवरहेड किया इब्राहिम लोदी को। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था उसमें जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया एंड इट डील्ड विद द फाइनल फैटल ब्लो टू द दिल्ली सल्तनत। वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। राइट दिस, व्हेन डिड द दिल्ली सल्तनत ले हिज फाउंडेशन, ये आपको बच्चों बताना है। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन इन द सल्तनत, द सुल्तान। अब सुल्तान जो थे वो हमारे सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर थे। उन्होंने प्रोटेक्ट किया एम्पायर को अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स और वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। उन्होंने जो है एज अ कमांड इन चीफ जो है वो एक्ट करते थे आर्मी में एंड चीफ जस्टिस जो थे वो सल्तनत के थे। नोबल्स एंड ऑफिशियल, जो सुल्तान के जो कोर्ट्स थे उनमें क्या होते थे, उनमें हमारे ऑफिशियल्स होते थे जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते थे कि जिससे जो हमारी फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से हो पाए एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरीज में। ना जो वजीर और जो डिप्यूटीज थे वो किसको देखते थे कि जो इनकम वगैरह एक्सपेंडिचर वगैरह कलेक्शन रेवेन्यू का हो नहीं रहा है, कंट्रोल कैसा है, उस सब चीज़ों से रिलेटेड देखते थे। ना अरीज ई ममालिक जो थे वो डिप्यूटीज थे, वो किसकी तरह देखते थे कि जो रिक्रूटमेंट है शोल्डर्स का या फिर जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट है वो सब ठीक से हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। बल्कीदार जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो अफेयर्स देखते थे, हाउस होल्ड जो सुल्तान के जो हाउस होल्ड थे या फिर जो पैलेस गार्ड थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, वो सब देखते थे। अमीर इजाज जो थे वो मास्टर थे, जो कोर्ट में जो सेरेमनीज होती थी। जो चीफ गाजी थे वो जस्टिस डिपार्टमेंट के हेड थे। अब नोबल्स ने क्या किया, उन्होंने ऑक्यूपाई कर दी सिविलियन और मिलिट्री पोजीशंस इन द सल्तनत। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने असिस्ट किया सुल्तान को एज इन डिस्चार्ज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि यही जो है वो हमारे एम्पायर के जो होंगे रूलर होंगे। अब रैंक के बेसिस पे जो खान से उनको ऑक्यूपाई कर ली टॉप पोजीशन मलिक और आमिर से। सो जो नोबल्स थे, नोबल्स को सैलरी मिलती थी अगेंस्ट द रेवेन्यू जो उन्हें असाइन किया गया, अगर वो कलेक्ट कर पाए तो उस हिसाब से जो है उन्हें सैलरी दी जाती थी। एज पर द इक्ता सिस्टम लैंड रिसोर्सेज जो सल्तनत था वो डिवाइड किया गया था इन नोबल्स इन ल्यू ऑफ द कैश ऑफ देयर सर्विसेज। अब जो इक्तदार थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे फार्मर से और उससे जो है आर्मी को मेंटेन करते थे। स्लेव जो थे उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रेजेंस थी इन द रॉयल हाउस होल्ड, ये हमारे एज अ पर्सनल असिस्टेंट वर्क करते थे एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी। अब अगर एक व्यू से देखें तो जो रॉयल पैलेस है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो कारखानाज वर्कशॉप अंडर मलिक्स जो है वो सब जो है सेटअप कर दिए गए। अब कारखानाज में क्या होता है, बहुत सारे आइटम जैसे कि क्लोथ, पेंटिंग आर्टिकल्स, ये सब प्रोड्यूस होने लगे। ओकेजनली जो मिलिट्री गुड्स जो थे वो प्रोड्यूस होते थे हमारे वर्कशॉप्स में। नाउ आर्मी, आर्मी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है इन द सल्तनत, क्योंकि ये हमारा जो सुल्तान को उसकी पावर में रहने के लिए, अपनी पावर को एक्सपैंड करने के लिए और जो एम्पायर है किसी और एम्पायर को डिफेंड करने में हमारी हेल्प करता है। अब जो आर्मी थी इसमें हमारा क्या था, जो फुट शोल्डर्स, इसमें क्या क्या था हमारा, फुट शोल्डर्स, होल्ड शोल्डर्स, एलिफेंट्स। अब हॉर्सेज जो है वो फाइनेस्ट क्वालिटी वाले होने चाहिए, तो उनको आपको ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ेगी और वो सारे कहाँ से आते थे, अरेबिया से आते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने जो है बहुत जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन दी थी हर सोल्जर को, नॉन एज शहरा। हर हॉर्स जो है वो ब्रांडेड होता था इन इज आर्मी नोन एज दाग। ड्यूरिंग उनके शासन में जो लैंड रेवेन्यू था वो कैश की फॉर्म में कलेक्ट होता था और सोल्जर जो थे उनको कैश में ही पेमेंट की जाती थी। नाउ डिवीजन ऑफ द सल्तनत की जो दिल्ली सल्तनत है उसको डिवाइड किया गया था प्रोविंसेस में नोन एज सूबास, और उसको फर्दर डिवाइड किया गया था शिक्स में। जो परगानास थे वो सब डिविजन थे शिक्स के और उसके बाद बहुत सारे विलेजेस के। अब जो प्रोविंस था वो हेड करता था बाय गवर्नर मुक्ति, जबकि जो शिकदार था वो क्या था, वो हेड था शिक का। नाउ अमीर जो था वो हेड था परगाना का एंड लैंड ओनर्स जिनको हम खुद या फिर मुकद्दम बोलते हैं वो जो विलेज थे उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे। नाउ विलेज अकाउंट और पटवारी जो थे वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे लैंड्स का कि सही है या नहीं है, क्रॉप्स या फिर उन पे क्या क्या टैक्स पे करना है, वो सब चीज़ें वो देखते थे। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। इकोनॉमी, जो सुल्तान थे उन्होंने जो है रिलाई किया बहुत ज़्यादा हैविली ऑन द रेगुलर इनकम। जो सुल्तान थे कि मतलब अब जैसे क्रॉप आएगी उसके हिसाब से वो पे करेंगे टैक्सेस, आर्मी को मेंटेन करना, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना, वो सब उनका जो लैंड से इनकम जनरेट होती थी उन्हीं से होता था। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं जैसे कि लैंड टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया और भी बहुत सारे टैक्सेस रेवेन्यू लेने के लिए। अब अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनको इज़ नोन एज अ यूनिक मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी, जो उन्होंने जो है अपने
शासन में इंट्रोड्यूस की थी। अब जो प्राइस थे एसेंशियल कमोडिटीज़ के, जैसे कि फूड ग्रेन हो गया, शुगर हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, इन सब के प्राइस जो थे फिक्स थे, लेकिन अब उनका इंट्रोडक्शन होने लगा स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर के साथ। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कमोडिटी प्राइस रेगुलेशन थे, जो सुल्तान था उनको पीपल का जो सपोर्ट है वो अर्न होने लगा। अब मार्केट जो है वो अंडर कंट्रोल आ गई थोड़ी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट के कंट्रोल में आने के बाद वो किसकी वजह से आने लगी, वो शाहनाज की वजह से आने लगी। शाहनाज क्या करते थे, एक मर्चेंट्स और एक जो है प्राइस में शॉपकीपर और प्राइस में जो है कंट्रोल जो है वो मेंटेन करके रखते थे। अब रेवेन्यू जो है वो पेएबल होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ कि आपके पास कितना लैंड है और कितनी उससे यील्ड आती है। अब जो खुद्स और मुकद्दम्स थे उनको भी जो है टैक्सेस जो है वो पे करने पड़ते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने बहुत सारे जो है न्यू टैक्सेस या फिर न्यू जो है लोकल टैक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। उन्होंने देन तक ही कंटिन्यू टू डिमांड 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस एज टैक्स फ्रॉम द पीजेंट। अब उन्होंने क्या बोला कि वो 1/2 जो है वो जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसमें से 1/2 जो है वो डिमांड करते हैं। चाहे लैक ऑफ रेनफॉल है, फेमाइन है, इसकी वजह से अगर फार्मर जो है वो टैक्सेस पे नहीं कर पा रहा है, इससे क्या हुआ, इससे जो है रिबेल होने लगा अगेंस्ट द सुल्तान कि अगर मान लीजिए कई बार हमारी फसल अच्छी नहीं हुई, इस वजह से अब टैक्स कहाँ से पे करें, तो इस वजह से जो है वो रिबेल होने लगा। और जो उनके सक्सेसर थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इस टैक्स स्ट्रक्चर में। नाउ सोसाइटी, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे सल्तनत के वो सारे रिजर्व थे किसके लिए, नोबल्स के लिए, जिससे कि जो रूलिंग क्लास जो थी वही हमारी नोबल्स थे सोसाइटी में। अब इसकी वजह से जो कास्ट सिस्टम का डिस्टिंक्शन जो है वो होने लगा सभी रिलीजन्स में। अब स्लेव जो है वो आते और जो वो है बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो है वो दे सोल्ड ह्यूज नंबर्स इन द मार्केट। एट टाइम्स कई बार ऐसा होता है कि दे रोज अप टू हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड आर्मी। जो पीजेंट्स थे वो एक कंडीशन में जी रहे थे एब्जेक्ट पॉवर्टी में, दे आर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिशियल्स, और उनसे हैवी टैक्सेस की जो है वो डिमांड की जाती थी। नो, अब दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के क्या क्या कॉजेज हैं, द कॉजेज आर हेयर। जो हमारा तुर्क अफगान सुल्तान जो थे दिल्ली के, उन्होंने पूरे इंडिया में रूल किया था फॉर ओवर मोर देन 3 सेंचुरीज। अब उनके यही केसेस है। सबसे पहले तो जो सुल्तान थे दिल्ली के, दे कन्क्वायर्ड इंडिया बाय स्वॉर्ड, और उन्होंने कंट्री को भी उसी तलवार की से ही उन्होंने शासन करने की सोची। उन्होंने कभी भी जो है दे डिड नॉट ट्राई टू विन द कॉन्फिडेंस वाली जो है सब्जेक्ट में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, दे वर डेस्पोटिक बाय नेचर। बहुत सारे सुल्तान जो थे वो हिंदूज को लेके बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट थे, हिंदूज को इल ट्रीट करते थे, उनको फोर्स करते थे कि तुम इस्लाम में अपना जो है धर्म कन्वर्ट कर लो। जो टेम्पल्स से उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, और उनको बोलते थे कि तुम जाजिया जो है वो पे करो, मतलब टैक्सेस पे करो। इवन जो है हिंदू जो कन्वर्ट किए थे इस्लाम में, उनको भी वो एंजॉय नहीं करने देते थे प्रॉपर प्रेस्टीज। बहुत सारे सुल्तान जो थे वो वीक थे और वो प्लेजर लविंग रूलर्स थे। जो नोबल्स थे वो उनके अगेंस्ट रिवोल्ट करते, और जिसकी वजह से उनके जो सुल्तान थे उनमें लॉयल्टी की जो है वो कमी होने लगी उनके शासकों में। बहुत सारे सुल्तान जो थे वो डिपेंड करते थे कि जब आर्मी वगैरह जो है ऑन देयर नोबल्स और वेसल्स। कुछ सुल्तान जो थे उनके पास ह्यूज आर्मी थी, बट वो बहुत ज़्यादा इलऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं थी। उनका बहुत ज़्यादा बड़ा एनवायरनमेंट था, मतलब उनका जो एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा न होने की वजह से भी जो है एक हिंड्रेंस बन रही थी उनके पूरे एम्पायर में रूल करने की। जो फ्यूडलिज्म, जो जागीरदारी सिस्टम जो था वो बहुत ही फैटल प्रूव हो गया कि इससे क्या हुआ, इससे जो पावरफुल नोबल्स थे वो क्रिएट कर दिए, और इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वीक कर दिया था। कोई डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था इनमें। फ्रीक्वेंट वॉर्स होते थे जब वो एंड इंट्रिग्स फॉर द थ्रोन। जो इन्वेशन था मंगोल्स का, उसने एम्पायर को बिल्कुल वीक कर दिया था। एंड तिमूर स्ट्रक अ फैटल ब्लो टू द तुगलक्स, और बाबर जो है उसने पुट एन एंड टू द सल्तनत इन दिल्ली। द पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस अंडर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। अब क्या बताया गया बच्चों की पॉलिटिकल सिस्टम और जो गवर्नेंस थी वो सुल्तान्स ऑफ दिल्ली के अंदर वो सब कैसा था। तो जो टर्किश सुल्तान थे इंडिया के, उन्होंने डिक्लेयर किया था खुद को ही लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल, दैट इज द अब्बासिड कैलिफेट ऑफ द बगदाद, इंक्लूडिंग हिज नेम इन कुतबा। हाउएवर ही डिडंट मीन कैलिफिक बिकम द लीगल रूलर। कैलिफिक जो थी वो सिर्फ एक मॉरल पोजीशन थी, वो कोई एक लीगल रूलर नहीं था। पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ जो थी वो बेस्ट हो गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुल्तान पीरियड। वो रिस्पॉन्सिबल थे सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और वो जितने भी जो कमांडर इन चीफ जो थे मिलिट्री फोर्सेस के वो भी थे। वो रिस्पॉन्सिबल थे लॉ मेंटेनेंस के लिए, जस्टिस के लिए। कोई भी क्लियर लॉ नहीं था सक्सेशन पे डेवलप ड्यूरिंग द मुस्लिम रूलर्स। मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी वो हमारा मेन फैक्टर थी ड्यूरिंग द सक्सेशन एंड द थ्रोन। अब विद द एक्सेप्शन ऑफ हलालुद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी, जो अदर सुल्तान जो थे उन्होंने स्टाइल किया खुद को एज ए डिप्यूटीज ऑफ कैलिफ। उसमें एज्यूम किया उन्होंने टाइटल नसीर अमीर,
और मोमीन असिस्टेंट ऑफ द लीडर ऑफ फेथफुल, और यमीन उल खलीफा जो राइट हैंड मैन थे ऑफ द खलीफ। जब टर्क्स ने कन्क्वर कर दिया हमारी कंट्री को, तो उसके बाद उन्होंने डिवाइड किया उसको नंबर ऑफ टेक्स्ट में, दैट इज 61। अब वो क्या थे, वो असाइन कर रहे थे लीडिंग टर्किश नोबल्स को, ये असाइन किए जाते थे वो सिर्फ, और जो होल्डर्स थे उन ऑफिस के उनको बोलते थे मुफ्तीस या फिर वालीस। और ये जो ट्रैक्स थे वो बाद में क्या बन गए, वो बाद में कैलिफ प्रोविंस या फिर सुबह बन गए। नाउ बिलो द प्रोविंस वर द शेख्स एंड बिलो दैम, उनके नीचे कौन था, प्रागना थे। अब बोला जाता था विलेजर्स को कि विलेजर्स जो थे उनको भी यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, यूनिट्स ऑफ 100 और 84 ट्रेडिशनली कॉल्ड 84। जो परगाना थे वो हेड थे किसके, आरगिल के। द सल्तनत ऑफ दिल्ली जो थी वो एक क्या है थी, पुलिस स्टेट थी, जिसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस जो थी वो डिपेंड करती थी टोटली जो मिलिट्री पावर्स थी उन पे, और जो डेस्पोटिक सुल्तान था उसकी पर्सनैलिटी पे। तो जो सुल्तान था, द सुल्तान वाज असिस्टेड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन बाय अ नंबर ऑफ डिग्नेटरीज। अब इसको बिगिन करने के लिए जो सुल्तान की जो स्लेव डायनेस्टी थी उसमें कंस्टिट्यूट थे 4 मिनिस्टर, और वो 4 मिनिस्टर कैसे थे, टॉप लेवल पे थे। जो सुल्तान की जो सल्तनत थी वो बहुत ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश थी। उसमें 2 और डिपार्टमेंट हेड्स थे जो रेज करते थे स्टेटस ऑफ सेंट्रल मिनिस्टर्स, दैट इज सदरुस सदुर और दीवारी खाजा। जो कमांडर थे रॉयल आर्मी के नेक्स्ट टू सुल्तान, क्राउन प्रिंस और 7 और 6 डिग्नेटरीज जो थे उन्होंने कंस्टिट्यूट किया था न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ एडवाइजर, जिनको क्या बोलते थे, मजीलिस ई आयब और मजीलिस ऑफ खास। जिसमें क्या थे, जिसमें उनके जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑफिसर्स जो थे वो थे स्टेट के। तो वजीर जो थे उनको हम स्टाइल करते थे एज अ वकील, वो क्या थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे डिपार्टमेंट के, और उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, दीवारी वजारत, और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी हेड थे। और यूजुअली जो है ओवरऑल चार्ज जो भी एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का था वो उनके हाथ में ही था। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और जो रिकॉर्ड्स होते थे रॉयल कोर्ट के, उन्हें बोलते थे दीवारी इंशा। और इसमें क्या होता था, इसमें जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर के जो भी चार्जेस होते थे वो सब वो देखते थे, वो उनके अंडर आते थे। उनका बोलते हैं दुबीर ई मोमलिक, दाबीरी खास और अमीर पुंशी। दीवानी रिसालत में क्या थे, हमारा 4th पिलर कॉन्स्टिट्यूट किया था इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत। इसमें क्या था, जो स्लेव डायनेस्टी के पीरियड में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो कौन थे, सदुर उस सुदूर, जो क्या थे प्राइमरली मतलब एक मिनिस्टर थे वो इक्लेस्टिकल अफेयर्स के। उसके बाद है बारिद ई पब्लिक, इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन। रॉयल हाउस होल्ड को बोलते थे वकील ई बरबाक। सेलिब्रेशन और मीटिंग को बोलते थे अमीर ई मजलिस। रॉयल हंट्स को अमीर ई शिखर। काजी ऑफ मेट्रोपोलिस को कोतवाल्स। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स है उस टाइम के कॉन्सेप्ट मैप। अभी क्या बच्चों, ये हमारा कॉन्सेप्ट मैप है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक हमारे सबसे पहले वो थे। उसमें क्या क्या डायनेस्टी, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हमने पढ़े, कल्चरल और रीजनल डेवलपमेंट्स हमने पढ़ी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़े, और क्या चैलेंजेस आए और क्या डिक्लाइन हुआ, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्लोसरी। जाजिया, जाजिया क्या था, जो हिंदूज पे जो है रिलीजियस टैक्स इम्पोज किया जाता था। इकता कि कोई लैंड जो है ऑफिसर को दिया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम हिज सैलरी। चहलगानी 40 टर्किश नोबल्स का एक ग्रुप। कोमेमोरेट मतलब कि लोगों को याद रखना कि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पास्ट में हो चुका है किसी स्पेशल एक्शन या ऑब्जेक्ट की हेल्प से। हेगेमोनी की कंट्रोल या फिर अथॉरिटी जो हम किसी दूसरे पर एक्सरसाइज करते हैं। ओवरलॉर्डशिप की सुप्रीमेसी एज अ रूलर। पाइबोस की कस्टम जिससे हम सुल्तान को जो है वो पहले ही बैंड हो रहा है एंड किसिंग इज फीट। सल्तनत एक किंगडम जिस पे जो है एक सुल्तान जो है वो रूल करते हैं। खराज लैंड टैक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। डार्कन द correct circle in the OMR sheet. Dash was the first sultan of the Delhi Sultanate. Very good. Qutbuddin Aibak. That's how we can solve the remaining part, students. Fill in the blanks. The Battle of Ranthambore was fought between. ये आपको इसमें बताना है. The Battle of Ranthambore was fought between. Very good. The Battle of Ranthambore was fought between 1221 to 1233. Now the next one is write T for true and F for false statements. Qutbuddin Aibak was the first sultan of Delhi Sultanate. Very good. It's a true statement. That's how you can solve the remaining parts. Now short answer type question. Who was the first sultan of Delhi Sultanate? Very good. Qutbuddin Aibak. That's how you can solve the remaining parts. Now long answer type question. Discuss the factors that contributed to the rise of Delhi Sultanate. क्या क्या फैक्टर्स है बच्चों कि जो उसके बाद के जो डायनेस्टी थी उसमें जितने भी जो सुल्तान आ रहे थे जो वो सब जो डायनेस्टी के थे वो बहुत ज़्यादा वीक थे और उनके अंदर जो है वो ट्रस्ट नहीं था, इस वजह से जो है वो हमारे फेल हो गए थे। यही सारे फैक्टर्स की वजह से जो है राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत आया था। असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। रज़िया सुल्तान जेंडर को जो था प्राइमरी रीजन था वाज हर फॉर अ डाउटफुल एज अ रूलर। यस इट्स करेक्ट स्टेटमेंट। द दिल्ली सल्तनत नोबिलिटी वाज रेजिस्टेंस टू अ वुमेन रूलर एंड शी चैलेंज हर अथॉरिटी। यस बोथ आर करेक्ट। एनहांसिंग स्किल्स, ब्रेन ब्लॉगर और होट्स।
डू यू थिंक जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो जीनियस थे हु थॉट मच लीड ऑफ हिज टाइम? ये आपको इसमें बताना है। सब्जेक्ट अरेंजमेंट, एक टाइमलाइन बनानी है दिल्ली सल्तनत की जिसमें आपको की इवेंट्स और जो रूलर्स थे उनके अचीवमेंट्स जो है उनको हाईलाइट करना है। मैप स्किल्स, एक हिस्टोरिकल मैप बनाना है दिल्ली सल्तनत का और एक्सपेंशन करना है कि सल्तनत ने कितनी टेरिटरीज को जो है विद द हेल्प ऑफ टाइम जो है वो कवर किया था, रूल किया था। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, क्रॉस कनेक्ट, आपको MS पावर पॉइंट ओपन करना है, उसमें आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द सल्तनत पीरियड, वो आपको एज अ उसको आप किसी भी तरीके से जो है फॉर्मेट उसका अट्रैक्टिव बनाने के लिए कैसे उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको सूटेबल इमेजेस ऐड करनी है। लाइफ स्किल्स, वन डे आपके नेबरहुड के जो फ्रेंड है वो क्रिटिसाइज करते हैं दिल्ली सल्तनत को कि ये एज अ डार्क ऑफ पीरियड था इंडियन हिस्ट्री का, तो आप बताइए आपका इसमें क्या कहना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। आप इसकी घर पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसे रिवाइज कीजिए।